योर मनी में हरदम हमारी कोशिश होती है कि आपको आर्थिक तौर पे जागरूक रखा जाए और इसी वजह से हम इंश्योरेंस हो या म्यूचुअल फंड्स या फिर हो आपके काम की कोई भी खबर, योर मनी हमेशा एक फाइनेंशियल गाइड की तरह आपके साथ रहता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और हमारी आज की इस पेशकश में मेरे साथ मौजूद है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तिकी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर। वित्त मंत्रालय ने 7वें वेतन आयोग में उसके तहत एचआरए में बढ़ोतरी को जो है मंजूरी दे दी। अब इसमें शहरों के एक्स, वाई और जेड वर्ग के हिसाब से दरों को बांटा गया है। साथ ही महंगाई भत्ते पर भी आपका एचआरए डिपेंड करेगा। 25% तक के महंगाई भत्ते पर एचआरए 27, 18 और 9% रहेगा। वहीं 50% और एचआरए यहां पर इसके तहत अगर देखा जाए तो 30, 20 और 10% के आसपास होगा। तो साफ बात तो यह है कि आपके एचआरए में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतनी रकम आपके हाथ में नहीं आई है जितनी आने की उम्मीद थी साफ तौर से जी। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पैसे यहां पर जो बढ़ रहे हैं उसके लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आप इन पैसों को सोच समझकर खर्च करें। कई लोगों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि जब इतने पैसे हाथ में आएंगे तो उस लिस्ट के जरिए हम शॉपिंग कर देंगे या जो भी हमारा खर्च है उसको निपटा देंगे। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से अगर मैं समझना चाहूं, यहां पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जो हुई है एचआरए में, इसको हम समझदारी से कहां निवेश करें, कहां खर्च करें? देखिए कविता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब एचआरए में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो मंथली जो टेक होम सैलरी है वो बढ़ गई। इसका मतलब जो आपकी रेगुलर इनकम है वो बढ़ गई। हाँ। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, देखिए जो सैलरीड क्लास लोग रहते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का कि हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। हाँ। चाहे वो किसी भी ऑप्शन में करें। हाँ। क्योंकि उनके पास लमसम पैसा होता नहीं है, तो वो हर महीने पैसे साल दर साल इकट्ठा करके एक बड़ा सा कॉर्पस बनाते हैं। हाँ। तो आई थिंक उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो मंथली जो टेक होम आपका जो बढ़ रही है उससे आपको ये फायदा होगा कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं आपसे बिल्कुल तरह सहमत हूं। होता क्या है, जब काफी समय से आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, एक तो लोगों को उम्मीद थी कि एरियर मिलेगा। हाँ। उसके बारे में कुछ नहीं है, आप रेगुलर इनकम बढ़ेगी, तो हमेशा देखा है ऐसा होता है कि कहीं न कहीं आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। हाँ। स्पेशली जो पैसा आपको हर महीने बढ़ता है लमसम में, फिर भी कभी कभी आप थोड़ा सोच लेते हैं। रेगुलर इनकम में अगर आप ध्यान से नहीं रखें तो आपको अगर मान लीजिए 3 या 4 हजार का फर्क पड़ा और आपने अगर प्लानिंग उसको ठीक से नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो खर्चा होगा। इसमें संतुलन हम कैसे बनाएं, क्योंकि एक मुश्त जो पैसे आपको मिलने वाले हैं, जो बढ़ी हुई सैलरी आपको मिलेगी, अब उसमें मेरा बिग टिकट आइटम परचेज भी तो है, साथ ही जो कर्ज चल रहे हैं मेरे ऊपर वो भी हमें निभाने हैं, पूरे करने निपटाने हैं, और साथ ही निवेश की प्रक्रिया को भी बढ़ाना है। हम प्राथमिकता कैसे दें इसको? देखिए, इसलिए इम्पोर्टेंट ये जानना है कि वो आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। और आपने मान लीजिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो किया है, आपने कुछ पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो पेंशन या एनपीएस में जो पैसा जाता है वहां पे अगर आपको लगाना है, या आपको लगता है किसी और गोल के बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन, मैरिज के लिए, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि पैसा कम पड़ रहा था पहले जो आप नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो पैसा है वो उस वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कोई गोल के लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, तो ये पैसा आप वहां पे लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, पहले आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना है। दूसरा, जैसा आपने कहा, कोई कर्ज लिया हुआ है अगर, हाँ, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आपको लगता है कि आप उस स्टेज पे हैं जहां पे इससे ज्यादा पैसा पे नहीं कर पा रहे थे और ये पैसा जो आपके हाथ में आएगा तो उसको आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर हम बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। हाँ। काफी बार आप इमरजेंसी फंड इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि लगता है कि या तो खर्चा हो रहा है या फिर जो पैसा था वो हमने कहीं लॉन्ग टर्म या जो मीडियम टर्म के जो गोल्स हैं वहां पे लगा दिया। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहता है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो ज्यादातर जो है इग्नोर होता है। ये मौका है, ये समय है कि जो पैसा बढ़ रहा है उससे आप 1-2 साल में अगर आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करें किसी लिक्विड फंड में या शॉर्ट टर्म फंड में, तो आप एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म के जो आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे आगे जाके, अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको सामने आती है। तो मुझे लगता है काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले एक बार सोचें। बिल्कुल, आपको अपने लक्ष्य देखने होंगे कि वो क्या है, उसके मुताबिक ही आपको अपनी निवेश रणनीति में यहाँ पे तब्दीलियां लानी होंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर मैं अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों को लेकर चलूं, बच्चों की पढ़ाई है, उनकी शादी, रिटायरमेंट है मेरा, अब ये सारे ही गोल्स इंपॉर्टेंट है, सभी ही जरूरी है, इनमें मैं कैसे प्राथमिकता दूं? साथ ही में अगर मेरे कोई शॉर्ट टर्म गोल्स भी हुए, अब उनमें संतुलन में कैसे बनाऊं? देखिए, ये भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई यंग एम्प्लॉय है
और बच्चे भी अगर छोटे हैं और मान लीजिए 10-12 साल का समय है, तो अगर 3-4 हजार रुपये भी अगर आप SIP बढ़ाएंगे तो उससे काफी बड़ी रकम बन सकती है। अगर आप ऐसे स्टेज में जहां मान लीजिए 5 या 7 साल में आपको रिटायर होना है, जैसा मैंने कहा नॉर्मली रिटायरमेंट शायद उतना बड़ा टेंशन नहीं रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, बट अगर वहां पे लग रहा है कॉर्पस की कमी है तो वहां पे डाल सकते हो। तो ये आई थिंक हर इंडिविजुअल की पर्सनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास समय है लॉन्ग टर्म गोल्स में लगाइए, नहीं है तो किसी भी गोल में लगाइए। ऐसा नहीं है, देखिए कुछ भी रकम अगर आप 5-7 साल भी इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छी खासी रकम आपकी बन जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाएं। वो ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है तो चलिए पूरा पैसा PPF में डाल दिया या कहीं और डाल दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एसेट एलोकेशन की हम बात करते हैं, सही एसेट क्लास में, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, और मुझे लगता है कि इसमें म्यूचुअल फंड जो है सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस भी तरह की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, जितने भी समय के लिए करनी है, म्यूचुअल फंड में आपको उसके लिए एक क्विक सलाह यहाँ पर पेंशनर्स के लिए। देखिए पेंशनर के लिए अगेन डिपेंड करता है कि आपको कितना फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास पहले से शॉर्टफॉल था तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये पैसा अगर आपको एडिशनल पैसा मिलता है तो पैसा कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, या तो इमरजेंसी फंड के लिए है, किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका टाइम होराइजन उतना लंबा नहीं रहेगा। तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाइए जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, लेकिन जो रिटर्न जो है वो हेल्दी रिटर्न मिले। बिल्कुल। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं कि कैसे इन पैसों को निवेश किया जाए आपके लक्ष्यों के मुताबिक, अगर आप सही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो अपना सवाल आप योर मनी को भेज सकते हैं। हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और काम की खबर जो आपको बतानी बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है तो 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे। जी हां, साथ ही आधार कार्ड नहीं है तो आप नया पैन भी नहीं बनवा पाएंगे। सरकार ने इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने पैन के लिए एप्लीकेशन के वक्त आधार नंबर देना अनिवार्य बना दिया, और इससे पहले इस साल के बजट में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी कर दिया गया था। और यहां पर कैसे जोड़ा जाए आधार को पैन के साथ, क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार ने ये मैंडेटरी किया है, कंपल्सरी किया है कि आपका जो आधार है उसको आपको पैन से लिंक करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को फैसला दिया था कि इसको 30 जून तक कंप्लीट करना है, तो यानी अभी एक ही दिन का समय बचा है उसको करने के लिए। इनफैक्ट इसको लिंक करना काफी आसान है। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इनकम टैक्स की जो ई-फाइलिंग की जो वेबसाइट है वहां पे जाएं, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक लिंक आधार करके एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें तो वहां पे आपको अपना पैन नंबर देना जो 10 डिजिट नंबर रहता है, फिर आपको अपना आधार नंबर देना जो 12 डिजिट नंबर रहता है, और आधार में जो आपका नाम है वो वहां पे लिखना है, और फिर आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको मैसेज आएगा कि आपका लिंक जो है वो सक्सेसफुल हो गया। या दूसरा तरीका है, उसको आप SMS के द्वारा भी कर सकते हैं, जहां पे आपको UID और पैन टाइप करके फिर आपको अपना जो है आधार नंबर और स्पेस करके फिर आपको अपना पैन नंबर, इसको आपको सेंड करना है 567678 के ऊपर। आई थिंक जैसा मैंने कहा बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन समय बहुत कम है, तो जिन्होंने वो नहीं किया मुझे लगता है इमीडिएटली उनको ये लिंक कर देना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। SMS के जरिए भी आप लिंक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ। क्या तरीका है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। साथ ही अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर भी ये प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल योर मनी में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और लेंगे उनके सवाल। बने रहें। योर मनी में अब जुड़ गए दर्शकों के साथ, और आज हम तमाम सवाल फेसबुक के जरिए जो भी सवाल पूछे गए हैं दर्शकों के वो ले रहे हैं। और पहले दर्शक गाजियाबाद से भास्कर हैं। इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। 24 साल की इनकी उम्र है और अपना निवेश जो है वो शुरू करना चाहते हैं। अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रति इन्होंने पहला कदम रखना है। 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं SIP के जरिए। इन्होंने कुछ रिसर्च वर्क कर रखी है और उसके मुताबिक 2 फंड इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, मिरे एसेट इमर्जिंग और ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। अब इनमें से कौन सा बेहतर है ये हमसे पूछ रहे हैं। फोन लाइन पे नहीं है भास्कर हमारे साथ, वरना और कुछ और डिटेल्स चाहिए थी जो हम उनसे मांग सकते थे। लेकिन हेमंत जी, अगर कोई अपनी निवेश प्रक्रिया की शुरुआत कर रहा हो तो एक बात तो अच्छी कि इन्हें इनका टाइम होराइजन पता है, समय की अवधि पता है जितने साल के लिए निवेश करना है। हालांकि 5 साल के लिए क्यों करना है जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन सिलेक्शन देखिए, एक है मिड कैप कैटेगरी का फंड और दूसरा इन्होंने ICICI वैल्यू डिस्कवरी जो कि एक वैल्यू फंड है। चॉइस काफी अच्छी है, लेकिन क्योंकि पहली बार निवेश कर रहे
रहे हैं, तो कितना रिस्की हो सकता है इस तरह के फंड्स का सिलेक्शन? आई थिंक कविता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे फंड हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और प्रॉब्लम ये होती है कि आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है एज एन इन्वेस्टर आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल है। अब ये 24 ईयर्स है, काफी यंग है, अच्छी बात है कि एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जैसा आपने भी कहा, ये समझ नहीं आ रहा कि वो 5 साल का टाइम होराइजन लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो इस स्टेज पे है जहां पे वो लंबा होराइजन लेके चल सकते हैं, और वहीं जाके उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। इन्होंने जो 2 फंड चुने, दोनों फंड अच्छे हैं। मिराई का जो है वो इमर्जिंग ब्लू चिप है, वो स्मॉल एंड मिड कैप फंड में डालता है, और ये दूसरा वैल्यू फंड है। अब अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो डिस्कवरी का जो परफॉर्मेंस है पिछले 18 महीने से उतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि ये वैल्यू फंड है। कभी न कभी वो ऐसे बेट लेते हैं जिसको रियलाइज करने में समय लगता है। जैसे इस फंड ने लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाया, लेकिन लार्ज कैप उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, तो उतनी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिख रही है। इसीलिए मुझे लगता है जब भी आप नए इन्वेस्टर हो, आप वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाएं। वैल्यू फंड और ये जो मिड कैप फंड है थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, उससे दूर रहें। तो मेरी उनको सलाह तो है कि उसको अवॉइड करें यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इनके टाइम होराइजन के साथ चलूं 5 साल, एसआईपी में इन्वेस्ट करें, आपकी एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 2.5 साल का। तो डेफिनेटली इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो इनको ये लगी कि ज्यादा अगर वो चाहते हैं थोड़ा रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बनाना, तो ये बैलेंस फंड कैटेगरी में चले जाए। वहां पे एचडीएफसी प्रूडेंस या ऐसे बैलेंस फंड को देख सकते हैं। लेकिन अगर ये अपना समय बढ़ा सकते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि शुरुआत से ही इतना एग्रेसिव मिड कैप या जो वैल्यू फंड में ना जाएं, तो अगर आप लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप फंड जो है वहां पे कोटक सेलेक्ट फोकस है, मोतीलाल ओसवाल का मोस्ट 35, ऐसे फंड से शुरुआत करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। चलिए, तो यहाँ पर भास्कर, हमने आपको सलाह यही दी है, एचडीएफसी प्रूडेंस, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको निवेश बढ़ाना है तो आप मोतीलाल मोस्ट फोकस 35 को भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, साथ ही कोटक सेलेक्ट फोकस को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अपने निवेश की शुरुआत कीजिए जल्द से जल्द। आगे बढ़ते हैं, खुशबू गुप्ता असम से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुड इवनिंग खुशबू, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम, गुड, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मुझे ये जानना, मैं एक एम्प्लॉय हूँ एसबीआई की। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि कैसे मेरे को एक घर लेना है आफ्टर 5 इयर्स। आपको घर लेना है 5 साल के बाद? हाँ जी। और वो घर की कीमत क्या होगी? मैम अप्रॉक्स 35 to 40 लाख। ठीक है, ये आप आज की वैल्यू नहीं, 5 साल के बाद की वैल्यू मुझे बता रही है ना? मैम तो आई थिंक वो 50 तक क्रॉस कर जाएगी तब। हाँ, तो आपको निवेश फिर 50 लाख या उससे ज्यादा के लिए करना होगा खुशबू। हाँ। चलिए ठीक है, बताइए मुझे और क्या लक्ष्य है आपके? कैसे इन्वेस्ट करूँ? आई एम एज ऑफ 29। मैं जानना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड ही ठीक है या आप डायरेक्टली भी ट्रेडिंग करके वो ज्यादा सही रहेगा? क्या सही रहेगा? आपको बाजार की जानकारी है, आप बाजार को समझती हैं खुशबू? मैम थोड़ा बहुत मैंने ट्रेडिंग की है। अच्छा। तो मैं वैसे तो मैंने म्यूचुअल फंड मेरा आई थिंक 5 to 6 ईयर हो गया। मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा में दिया हुआ था। एंड आई हैव नो नॉलेज, मेरे को कभी कोई नॉलेज नहीं थी। मैनेजर सजेस्ट की टू गिव इन एसबीआई कॉन्ट्रा, तो मैंने उसमें दिया था 1000 के एक्साइटी चेक किया। ठीक है, मेरी है मैम बस अभी तक, और मैंने किसी में इन्वेस्ट नहीं करा। तो इसके अलावा आपके पास खुशबू कोई फिक्स डिपॉजिट है, कोई एसेट आपने बना के रखा हुआ है? मैम फिक्स डिपॉजिट है मेरे पास, 2 लाख की है अभी। 2 लाख की आपके पास एफडी है मेरी? हाँ, 2 लाख की एफडी है अभी, पीपीएफ में मैं इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो खुशबू, आपका एक लक्ष्य है जो आपने अभी हमें बताया, आपको घर खरीदना है 5 साल के बाद, लगभग 50 लाख इसकी वैल्यू होगी। इसके लिए आपकी निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए, जानेंगे हेमंत जी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, और हमने सवाल लिया हुआ है खुशबू गुप्ता का। हेमंत जी, इन्हें घर खरीदना है 5 साल के बाद, इन्होंने कुछ डिटेल्स अपनी दी हैं, लेकिन अब बताएं निवेश रणनीति इनके लिए क्या होगी? देखिए कविता, इंपॉर्टेंट चीज है, इनके पास 5 साल का समय है और उनको घर लेना काफी इंपॉर्टेंट गोल है। तो बहुत ज्यादा रिस्क तो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 5 साल का समय है। अगर ये चाहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न मिले, तो हमने पहले ऑलरेडी बैलेंस फंड कैटेगरी की बात की है, उसको देख सकते हैं। उतना भी अगर इक्विटी एक्सपोजर नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ और कैटेगरी जैसे बैलेंस एडवांटेज है, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज है, या कोटक इक्विटी सेविंग, जिसमें इक्विटी जो करीब 28-30% रहता है, इस तरह के जो फंड्स हैं मुझे लगता है उनको देखना चाहिए। इन्होंने कहा इनके पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इनके पास 5 साल का समय बाकी है। तो मैंने कुछ मल्टी कैप फंड्स की बात की थी, कोटक फोकस और मोतीलाल ओसवाल 35।
वहां से पैसा निकाल के इन फंड्स में डालिए, आपकी रिटर्न बेहतर होगी। ये चीज का ध्यान रखिए क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी में इस समय मत लगाइए, लेकिन कुछ हिस्सा होना जरूरी है ताकि आपको हेल्थी रिटर्न मिल सके। चलिए, तो कोटक सिलेक्ट फोकस और मोतीलाल मोस्ट 35 अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। खुशबू, आगे बढ़ते हैं, बंटी का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। 25 साल की इनकी उम्र है और 15 साल में 50 लाख रुपए इन्हें इकट्ठा करने हैं। कितना निवेश करना होगा, कौन कौन से फंड में करना होगा, पूछ रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 15 साल का समय है, इतने लंबे समय के लिए बड़ा कॉर्पस बनाना है। इक्विटी फंड में जाइए। अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो इनको करीब 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने हैं। हमने कुछ फंड्स की ऑलरेडी बात की, मल्टी कैप फंड्स, उन फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, या तो फिर जैसे बिरला इक्विटी फंड या जो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इनमें से कोई भी 2 फंड ले लीजिए, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, 15 साल तक बने रहिए। 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, अपना गोल डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा, यानी आपको बिना भूले निवेश करना होगा। तमाम फंड्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, जल्द से जल्द इनमें आप निवेश की प्रक्रिया शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए हेमंत जी। इसी के साथ योर मनी पे अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन या पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ @कविता पर सवाल ट्वीट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पे अपना सवाल आप कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भेजिए। साथ ही फेसबुक के पेज पर जाके भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। सभी जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।